बच्चों नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों नाम ही बता रहा है सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बात हो सकती है यहाँ पर। अब बच्चों मोशन की जब भी बात करेंगे तो उससे पहले अपने को मालूम करना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ पर है। तो अपन बात कर रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर की। तो एज फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय। तो बच्चों अपने को याद है कि जब दो पार्टिकल देखा था तो अपन ने लिखा था RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। पर ये तो सिर्फ थे दो पार्टिकल्स के लिए। पर अगर पार्टिकल दो से ज्यादा हो गए, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो सारे पार्टिकल के ऊपर मास मोमेंट और सारे पार्टिकल का नीचे मास का समीशन, क्या यही उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। और बच्चों इसी के आगे अगर अपन उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब मानकर चलिए कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमारे पास कई पार्टिकल्स हैं और अगर उनमें से पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास भी वहाँ पे मूविंग स्टेट में हो, मूव कर रहा हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब सेंटर ऑफ मास मूविंग स्टेट में है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी हो सकती है। तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए, ऐसा हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अगर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो R1 क्या था, उसका पोजीशन वेक्टर। इमेजिन कीजिए कि अगर ये पार्टिकल अपनी जगह से टाइम के साथ मूव कर रहा हो तो उसकी पोजीशन जो होगी वो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। एंड वी नो दैट change of position with time known as velocity. So if we differentiate, जैसा लिखा हुआ है, differentiate the above equation with respect to time to get velocity of center of mass which is denoted by a vector vc, that means velocity of center of mass. तो बच्चों अपनी अगली इक्वेशन वही चीज डिनोट कर रही है, ऑब्जर्व कीजिए। ये दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, बच्चों मास कांस्टेंट है उस पार्टिकल का, उसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए, सिमिलरली एन पार्टिकल्स के लिए, और अपॉन में सेम टोटल मास। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज वेलोसिटी वेक्टर। तो ऑब्जर्व कीजिए अगली इक्वेशन वही है, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। और आगे अगर n पार्टिकल्स हैं तो उन सबकी वैल्यूज हम लोग यहां पर मेंशन करके इसको बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल मास। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए फॉर्मूला काफी मिलता जुलता है। अभी तक क्या कर रहे थे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। अब क्या करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन टोटल मास। पर गौर से देखिए बच्चों, v के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर। मतलब जब भी आप यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटीज लिखेंगे तो विद साइन आपको लिखना है। अगर पार्टिकल प्लस में जा रहा है आई कैप में मान लो तो v1 को लिख दिया प्लस आई कैप, और दूसरा अगर माइनस जे कैप में जा रहा है तो उसको लिख दिया हमने माइनस जे कैप। सीधी सी बात है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जब भी वैल्यू प्लेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, ये m1v1 वेक्टर m2v2 वेक्टर के फॉर्मूले कहाँ देखे हुए हैं, क्या एनएलएम में कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसका मतलब एक पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो m1v1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का होगा m2v2 वेक्टर। और बच्चों अगर मैं सारे पार्टिकल्स की बात करूं तो एक तरीके से क्या सारे पार्टिकल्स का अपन मोमेंटम ऐड करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर मोमेंटम ऐड करते आ रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को ही, क्या यहाँ पर अगर कैपिटल M को उठा के मैं यहाँ ले जाऊं तो ये मास मल्टीप्लाई हो गया VC से, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मास है बेटा टोटल मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये m1v1 लिख दिया मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, ऐसे करते करते मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स, दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में सारा मास कंसंट्रेटेड मानते हैं, इसलिए दिया अपन ने कैपिटल M इनटू VC वेक्टर। सर यहाँ से एक चीज याद आ रही है, हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो शायद ऐसा ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग इतने सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम क्यों निकाले जब इन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम को अकेला सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वही चीज बच्चों यहाँ पर सर ने आपको समझाई। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम लोगों ने अभी वेलोसिटी कैलकुलेट की, इसी तरह से मानकर चलिए इस प्रीवियस फॉर्मूले में बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर m1v1 प्लस m2v2 है। अगर मानकर चलिए ये इंडिविजुअल पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहे हो, मैंने बोला वेरिएबल वेलोसिटी से, और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब पार्टिकल्स के पास एक्सेलरेशन है, तो मे बी पॉसिबल कि वहां पर आपको पूछ लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं जैसा कि लिखा हुआ है, सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों m1v1 क्या बन गया, m1a1, सिमिलरली m2a2
बच्चों यहाँ पर A2 हम लोग मार्क कर देते हैं, दैट इज M2A2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 एंड दिस इक्वेशन डिनोट्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों आगे हमने सो ऑन डैश 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 लगा हुआ है, दैट मींस अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 2 से ज्यादा है तो उनके लिए M3A3 M4A4 और सिमिलरली सबका मास ऐड करके टोटल M लिख सकते हैं। बच्चों अगेन वही बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, A1 A2 इनके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमें जब भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन लिखेंगे इस इक्वेशन में तो विद डायरेक्शन हमें वैल्यू प्लेस करनी है, तभी हमारे आंसर्स एक्यूरेटली मैच हो पाएंगे। और सर यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं बिल्कुल सर कि ये M1A1 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, डेफिनेटली सर, M2A2 फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। तो क्या सर अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो ऑन सारे अपॉन टोटल मास टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। बिल्कुल सर, ये वही बन गया F नेट अपॉन टोटल मास। बिल्कुल सर। तो AC। तो बच्चों अब अपन बात करें हम नोट की। नोट को पढ़ने से पहले एक बार अपन वापस पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं। बच्चों पीछे वाली स्लाइड के अंदर क्या अपने पास मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास P1 प्लस P2 ऐसा कुछ आया था? याद करो, अगर मैं मोमेंटम को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है? फोर्स। अपने ये सेकंड लॉ में पढ़ा था। इसका मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंटम को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिल जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर यही लिखा हुआ है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dPc/dt। बिल्कुल। अब बच्चों अगर मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये जीरो कब हो सकता है? जब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा हो? कांस्टेंट। एंड मोमेंटम इज द इक्वल टू मास इनटू वीसी। मास कौन सा? टोटल मास। क्या मास कभी चेंज हो सकता है? नहीं। पर क्या वीसी जो है वो चेंज हो सकता है? पर क्योंकि फोर्स जीरो है तो वीसी को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट तो वीसी भी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो आई कैन से फोर्स जीरो, मोमेंटम कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट फॉर सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों यहां से अपने पास मोमेंटम कांस्टेंट आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट आ गई। अब मैं इसको उल्टा भी लेके जाता हूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब यहां लिखता हूं मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया? जीरो। तो फोर्स कैसा हो गया? एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो बच्चों यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं कंडीशन? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब F एक्सटर्नल जीरो एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब VC वेक्टर इज आल्सो कांस्टेंट मतलब रिमेन कांस्टेंट। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस। बच्चों अपन ने यहां पर सिर्फ लिखा है एक्सटर्नल फोर्स, अपन ने कहीं पर भी इंटरनल फोर्स की बात नहीं करी। याद करो एनएलएम में सर ने समझाया था सारे सिस्टम की जब बात करते हैं तो इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, तो उसके कारण कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। इस कारण से इंटरनल फोर्स का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर क्या ऐसा बोल सकते हैं, एक बच्चों को कंडीशन बता सकते हैं कि व्हेनेवर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। क्या एग्जैक्टली सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये दूसरा जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों का जनरली इसमें डाउट होता है कि सर क्या अगर हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रख दें तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे होगा? बिल्कुल सर। और अगर इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूविंग है तो फाइनली भी उसी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी थ्रू आउट। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल एंड पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अब सर क्यों ना आपने जो चीज को समराइज करा इसको पर मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो यहाँ पर सर ने आपको बताई इसी को अब हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एक सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, मानकर चलिए कि यहाँ पर एक मास पार्टिकल है जिसकी वैल्यू है m1 और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना? m2। और बच्चों हम लोगों ने इस दोनों मास सिस्टम को या इन दोनों मास पार्टिकल को अपना एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया। बिल्कुल। और बच्चों हम लोग पहले ही कंडीशन बनाकर चल रहे हैं कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब इन पर जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मैंने लिए होते तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता, मैंने मास लिया हुआ है तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। बच्चों ये दोनों पार्टिकल बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, जिसको अपन ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दे रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, m1 अगर m2 को अट्रैक्ट कर रहा है बैकवर्ड तो m2 भी m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा फॉरवर्ड। और बच्चों आपको याद है एक्शन रिएक्शन पेयर के डायरेक्शन
एक्सेलरेशंस अपोजिट होती है पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब इसने अगर F फोर्स फील किया है तो इसने भी F फोर्स ही फील किया होगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन इसका क्या लिखोगे F अपॉन m1। बिल्कुल सर। और बच्चों अगर इसका एक्सेलरेशन मैं आपसे पूछूं तो लिखेंगे माइनस F अपॉन m2। क्या बच्चों ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? माइनस लिख दिया इसलिए हम लोग यहां पर वेक्टर साइन इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों माइनस क्यों लिखा आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कहां है? बैकवर्ड्स। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहां पर ACM कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला कि सर इसको बच्चों को प्रूफ करके बताते हैं। बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों फोर्सेस जो है वो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। M1 A1, A1 की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस M2 A2, A2 की वैल्यू माइनस F अपॉन m2 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। बच्चों नोटिस कीजिए M1 से M1, M2 से M2 और F से माइनस F कैंसिल, तो ओवरऑल टर्म क्या हो गई? जीरो। क्या नोटिस किया कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो ये बात प्रूफ भी हो जाती है बच्चों कि अगर सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन मस्ट सिचुएशन है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। बिल्कुल सर। टू पार्टिकल्स ऑफ masses 2 kg and 1 kg are moving in the same direction with speeds of 4 meter per second and 8 meter per second respectively on a smooth horizontal surface. Find the speed of the center of mass of the system. अब बच्चों स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो पहले अपन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे। तो बच्चों दोनों पार्टिकल्स हैं, उन दोनों पार्टिकल्स को मैं बना देता हूँ। एक 2 kg का पार्टिकल, 1 kg का पार्टिकल कहीं पर भी हो, पर दोनों के जो मोशन के डायरेक्शन हो कैसे है? सेम। एक है 4 मीटर पर सेकंड से और दूसरा है 8 मीटर पर सेकंड से इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लिख दी है। अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन की तरह आई कैप की तरफ मैंने मान लिया, तो यहां पर ये आई कैप भी लिख देते हैं, ये आई कैप। अब रही बात फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या था? जस्ट अपन ने सीखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। बिल्कुल सर। तो यहां पर बस वैल्यूज पुट कर दी है। m1 2 kg, उसकी वेलोसिटी हो गई 4 i कैप प्लस 1 into 8 i कैप अपॉन 2 plus 1 बिकॉज दोनों का मास दैट इज 3। बच्चों 2 4 8 i कैप, 1 into 8 8 i कैप, 8 plus 8 16 i कैप। आंसर आ गया 16 i कैप अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। पर बच्चों यहाँ पर अपने को वेलोसिटी नहीं पूछा, स्पीड पूछी है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of center of mass which is speed is equal to 16 by 3 meter per second. नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg and 2 kg are approaching towards each other. Approaching मतलब towards each other move कर रहे हैं with acceleration 4 and 8 meter per second square respectively on a smooth horizontal surface. Then find the acceleration of center of mass of this system. तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ACM इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों अकॉर्डिंग टू दैट अब सबसे पहली चीज लिखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें नहीं पता है। तो अगर हम बिल्कुल, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से मानकर चले कि ऐसे ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो बच्चों हम लोग 1 kg को आई कैप में चला देते हैं और 2 kg को माइनस आई कैप में चला देते हैं। तो ये हो गया 1 kg और ये हो गया अपने पास 2 kg। अब बच्चों इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू मार्क कर लेते हैं। बच्चों 1 kg एक्सेलरेशन अगर देखें तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, तो ये हो गया 4 आई कैप प्लस m2 की वैल्यू बच्चों 2 kg है पर इसका एक्सेलरेशन बैक साइड है तो इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा माइनस 8 आई कैप अपॉन टोटल मास बच्चों देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 आई कैप, ये कितना होगा माइनस 16 आई कैप अपॉन 3। बच्चों इनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 16 और 4, 16 माइनस का है तो क्या बचेगा माइनस 12 आई कैप माइनस 12 आई कैप अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो
तो बच्चों इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, और अगर मुझसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते तो मैं आंसर क्या दे देता, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये दो बेसिक क्वेश्चन हमने लिए सिर्फ इसलिए सो दैट जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है। 3 पार्टिकल होते तो m3a3 कर देते और लास्ट में टोटल मास में m1 + m2 + m3। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको डायग्राम दे रखा है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 1 kg का है। 2 kg वाला 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। 1 kg वाला हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री है। तो बच्चों अब अपने को वापस मालूम है 2 पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का, VCN इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर। अब बच्चों सोचो कि यहाँ पर जब अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इनको 100% के कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या ये 5 है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, 5 cos 37 i कैप। बिल्कुल सर। तो ये 5 cos 37 i कैप। तो बच्चों cos 37 दैट इज 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 i कैप। सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या 5 sin 37 हो जाएगा। अगर 5 sin 37 हो तो 5 sin 37 j कैप, तो ये 3 i कैप। बिल्कुल सर, दैट इज इक्वल टू 3 j कैप। सॉरी j कैप, यस बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हो गया 10 मीटर पर सेकंड। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 10 cos 53। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन इधर है, मतलब i कैप ही है, तो ये i कैप cos 53 दैट इज 3/5, 5 से कैंसिल होगा तो बचेगा 6 i कैप। सिमिलरली अगर इसका मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखता हूं तो 10 sin 53 एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस j कैप। अब बच्चों sin 53 दैट इज इक्वल टू 4/5 और बचेगा -8 j कैप। बच्चों ये पास वेलोसिटीज आ गई, मास तो आपको पहले ही दे रखे थे 2 kg एंड 1 kg, तो इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला मास 2 kg का, इसका वेलोसिटी वेक्टर बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस मास 2 1 kg। इसका वेलोसिटी वेक्टर ध्यान दीजिएगा 6i कैप माइनस 8j कैप। अपॉन टोटल मास 2 + 1 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा 2 4 8 i कैप, मैं सिर्फ i कैप की बात कर रहा हूं। 1 × 6 6 i कैप, इधर 8 i कैप, इधर 6 i कैप, 14 i कैप। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 14 i कैप। नेक्स्ट 2 × 3 6 j कैप, 1 × -8 -2 -8 j कैप, और सॉल्व करने में -2 j कैप, तो -2 j कैप अपॉन 3। तो बच्चों ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का, और आप चाहे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 14/3 i कैप -2/3 j कैप। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी यह है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज two forces vector F1 is equal to 4i cap minus 2j cap plus 3k cap Newton, and force 2 that is 7i cap minus 8j cap plus 5k cap Newton are acting on two particles of mass 10 kg and 5 kg respectively. Then find out acceleration of center of mass. बच्चों आपको याद है हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया था, acceleration of center of mass is equal to net force upon m total. बिल्कुल सर। अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी m1a1 plus m2a2 अपॉन m1 plus m2। तो सर ने आपको बताया था m1a1 को अपन f1 लिख सकते हैं, m2a2 को अपन f2 लिख सकते हैं, और सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा fnet अपॉन m टोटल। तो बच्चों fnet मतलब इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो बच्चों ऐड करें तो ये हो गया 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एडिशन विद 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस 5k, और बच्चों अपॉन टोटल मास हमको दिया है तो 10 + 5 विच इज इक्वल टू 50। बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। बच्चों 4i कैप 7i कैप 11i कैप, तो ये हो गया 11i कैप माइनस 2j माइनस 8j माइनस 10j माइनस 10j कैप और प्लस 3 प्लस 5k, तो कितना हो गया प्लस 8k कैप, और अपॉन में टोटल मास कितना है 15। बच्चों चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यूनिट इसकी लगा सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर ऑप्शंस में आपको इनको सेपरेट करके दे रखा है तो 11i कैप बाई 15
माइनस 10 जे कैप बाय 15, तो 10 और 15 को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड प्लस 8 के कैप बाय 15 और लास्ट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द पोजीशंस एंड वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल इफ द पार्टिकल्स मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है। अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं तो वो दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्स है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बच्चों पहले से ही पार्टिकल मोशन में है तो सेंटर ऑफ मास भी मोशन में होगा। बिल्कुल सर। तो अब इंटरनल फोर्स के कारण उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर अब मेरे को मालूम पूछा गया है कि 1 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो ऑब्वियस बात है सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो कहीं ना कहीं तो उसकी पोजीशन t बराबर 0 पे अलग होगी और t बराबर 1 पे अलग होगी। तो बच्चों सोचो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होगा। बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ पर x इक्वल टू 8 मीटर, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पूछा है 1 सेकंड के बाद क्या होगा। क्या 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल 1 kg वाला राइट साइड आ गया होगा और 1 kg वाला दूसरा पार्टिकल लेफ्ट साइड चला गया होगा। तो बच्चों कितना आया होगा उसकी बात कर रहे हैं। इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। बिल्कुल, स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल सर। तो मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पर कि 1 सेकंड के बाद लेफ्ट वाला 1 kg वाला पार्टिकल x इक्वल टू 7 मीटर पे आ जाएगा, बिकॉज वो 5 मीटर कवर कर चुका होगा। 2 से 7 कितना होगा 5, तो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर चुका होगा। अब बच्चों मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वाले की। ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 1 सेकंड में 3 मीटर कवर करेगा ऑन द लेफ्ट साइड। तो अभी वो कहां पर है 8 पर है, तो 3 लेफ्ट साइड कवर करेगा तो 7, 6 एंड 5। इसका मतलब वो x इक्वल टू 5 पर आ जाएगा। कौन सा पार्टिकल, राइट साइड वाला। बच्चों राइट साइड वाला पार्टिकल यहां है एंड लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल यहां पर है। बिल्कुल। तो बच्चों ये तो दोनों पार्टिकल है। क्या दोनों पार्टिकल का मास एग्जैक्टली सेम है? बच्चों क्या सीखा था, दो पार्टिकल्स का सेम मास तो 100% उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उनकी लाइन जॉइनिंग पे होगा, बीचों बीच होगा। बीचों बीच मतलब एग्जैक्टली मिड। बताओ x5 x7 इनका मिड क्या होगा, x इक्वल टू 6 मीटर, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन 2 मीटर है तो 1 मीटर फ्रॉम ईच। इसका इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट मुझसे पूछा जाए तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 6 मीटर। तो आपसे यही तो पूछा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 1 सेकंड, दैट इज द x इक्वल टू 6 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये सब डिस्कशन के बाद जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना सीखा, अब हमारे सामने इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। आपने नोटिस किया होगा इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि एक प्लैंक है, उस पर एक पर्सन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चला गया, या फिर वो एक कॉर्नर से बीचों बीच आ गया तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या दो पर्सन्स हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ, या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस कितना हुआ। ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। याद कीजिए जब हम लोगों ने अभी अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन किया था, वहां से सर ने आपको मोमेंटम की इक्वेशन बताई थी, तो वहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था, दैट इज m टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। अब वो पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आगे डैश 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 कर दिया है। बच्चों अगर हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन में छोटे से चेंजेस कर सकते हैं। बच्चों वेलोसिटी को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स सी एम अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल सर। सिमिलरली बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी प्लस m2, इसको लिख सकते हैं डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से बच्चों हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ में अगर 2-3 पार्टिकल्स हो तो वो भी हम लोग यहां पर लिख पाएंगे। बच्चों अगर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें फर्दर तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वेशन इज डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। बच्चों डेल्टा x2 दैट मींस डेल्टा का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ x2, डेल्टा xcm का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ xcm यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो बच्चों ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें यूज कैसे करना है, एक स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों मैंने सिर्फ स्पेशल केस रखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही यही केस पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन हो। स्पेशल केस है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। बच्चों मैंने बोला स्पेशल केस है,
और स्पेशल केस का मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए। एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो बच्चों उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर इक्वल टू 0। और बच्चों अगर हम लोग यहां पर इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे वो आगे क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। अगर बच्चों यहां पर इसमें x2 और x1 को लिखें x फाइनल माइनस x इनिशियल, क्या लिखें x फाइनल माइनस x और x इनिशियल, अगर इन दोनों की पोजीशंस को जीरो कंसीडर कर लें तो ये बन जाएगा m1 x फाइनल प्लस m2 x फाइनल ऑफ सेकंड बॉडी। तो वो कैसे यूज करना है वो अपन आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then find the distance covered by the smaller body before collision. अब बच्चों पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं और फिर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक अपन स्मॉलर बॉडी बना देते हैं और एक लार्ज बॉडी बना देते हैं। बच्चों इन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12r आपको दे रखा है। अब बच्चों जैसा यहाँ पर बता रखा है कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, तो इन दोनों के एजेस के जस्ट बीच में ये डिस्टेंस होगा, क्या ये 9r होगा? बिल्कुल होगा। तो बच्चों इसको मैंने 9r मार्क कर दिया। अब बोला है जस्ट बिफोर कोलिजन छोटा मास कितना चला है। तो बच्चों पहले बात करते हैं चल क्यों रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट आएगा। क्या इस पूरे को अपन एक सिस्टम मान लेते हैं, बिल्कुल, और फ्री स्पेस में, और फ्री स्पेस में सर, तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, बस दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अब इस सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि इन दोनों को रिलीज करा गया है। जब वर्ड लिखा हुआ है आर रिलीज्ड, इसका इतना सा मतलब है कि इनिशियली दे बोथ वर एट रेस्ट। इसका मतलब इनका सेंटर ऑफ मास भी कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं होगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है तो अब इस सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। बिल्कुल, तो एक्सेलरेट नहीं होगा। एक्सेलरेट नहीं होगा। अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो कितना हो गया, जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन जीरो है तो सर ने आपको इक्वेशन बताई थी m डेल्टा x इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। बच्चों यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टिकल्स मान लेते हैं। बच्चों इस पूरे को अपन एक पार्टिकल मान ले, दूसरे को दूसरा पार्टिकल, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल हो गए, दो पार्टिकल का सिस्टम। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, ध्यान दीजिएगा। बोला है जस्ट बिफोर कोलिजन छोटा वाला पार्टिकल कितना चला, तो मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ये x चला है, तो ये वाला 9r माइनस x चला होगा। बिल्कुल। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास अभी भी यही रहेगा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सर ने जो इक्वेशन लिखी थी पहले उसको लिख रहा हूं, m डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अब बच्चों सोच के देखिए, क्या इसकी वैल्यू तो जीरो है बिकॉज सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। बिल्कुल, मूव नहीं करा, ये तो पूरी जीरो हो गई। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही होगा। अब बच्चों लिखते हैं m1 डेल्टा x1, m1 मान लेते हैं इसको, क्या इसका मास दे रखा है आपको m और इसका मास दे रखा है आपको 5m। तो बच्चों m की वैल्यू हो गई, m1 की वैल्यू m, डेल्टा x1 क्या ये राइट साइड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो लिख सकता हूं मैं प्लस x प्लस m2 वैल्यू कितनी है 5m। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा ये 5m वाला मास लेफ्ट साइड जा रहा है तो 100% इसका जो मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन हो रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ 9r माइनस x। अब बच्चों ये अपने पास इक्वेशंस बन गई। अपने को ढूंढना क्या है कि छोटा वाला कितना चला है, क्या छोटा वाला x ही चला है, तो अपने को x ही ढूंढना है। बस इसको सिंपलीफाई करना बाकी रह गया। क्या इस माइनस को बाहर ले आऊंगा तो ये पूरा नेगेटिव टर्म हो जाएगी, इसको उधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, 5m 9r माइनस x इज इक्वल टू m इंटू x। तो बच्चों अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्या m से m कैंसिल कर देते हैं, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बन जाएगा 9 5 45r माइनस 5x और इधर एक x है, क्या उसको राइट साइड ले आते हैं तो बन जाएगा 6x। और बच्चों यहां से x की वैल्यू आएगी 45r अपॉन 6। बच्चों और कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 15r बाय 2।
तो बच्चों वो जो छोटा पार्टिकल है या छोटा जो मास है वो 15r/2 चलेगा जस्ट बिफोर कोलिजन। बिल्कुल सर यहाँ पर एक बच्चे जनरली डाउट पूछते हैं कि सर इनके बीच का जो सेपरेशन था वो 12r था। बिल्कुल सर। तो फिर हम लोगों ने केवल 9r के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर क्यों की? ओके सर ने बच्चों बहुत अच्छी बात बोली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्मॉल बॉडी बिफोर कोलिजन। स्मॉल बॉडी कितना चली, क्या कोलिजन उनके सेंटर्स का हो रहा है या उनकी सरफेस के एजेस का हो रहा है? एजेस का हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एज है और ये वाली जो एज है सबसे पहले ये टकराएगी ना, और ये दोनों टकरानी नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन। इसका मतलब मेरे को इन दोनों एजेस के बीच का ही डिस्टेंस कंसीडर करना है। अगर मैं सेंटर का डिस्टेंस कंसीडर करता तो एजेस तो पहले ही टकरा जाती, तो अपने को वो टकराना नहीं चाहिए, इसलिए अपन ने एजेस के बीच का डिस्टेंस लिया सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सबसे पहले इस पर बात करते हैं और फिर इसको हम लोग स्टडी करेंगे अपने उसी इक्वेशन से जो हम लोगों ने इस प्रीवियस क्वेश्चन में स्टडी किया। लिखा हुआ है अ पर्सन ऑफ मास कैपिटल M is standing on one end of a plank of length capital L and mass small m। बच्चों फोकस कीजिए, यहाँ पर जो वैल्यूज हमको दी गई हैं, मास दिया है मैन का कैपिटल M और प्लैंक का दिया है स्मॉल m, और प्लैंक की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है? कैपिटल L। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द मैन, या कह सकते हैं इफ ही मूव्स ऑन द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर चला गया है, देन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। और लिखा हुआ है ब्रैकेट में अज्यूम प्लैंक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर एक डायग्राम डिस्कस करें तो ऑब्जर्व कीजिए, एक मैन है और वो किसी प्लैंक पे खड़ा हुआ है और प्लैंक की जो लेंथ है वो कितनी है? L। और प्लैंक जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस कैसी है? स्मूथ, मतलब ग्राउंड पे किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है इन बिटवीन ग्राउंड एंड दिस प्लैंक। बिल्कुल सर। अब बच्चों यहां पर सबसे पहली चीज अगर हम लोग नोटिस करें तो हम मान लेते हैं, कुछ मार्किंग कर देते हैं। बच्चों ये प्लैंक है, ये मैन है, तो ये वाला जो साइड होगा वो कैसा होगा? हैवियर होगा। तो इस सिस्टम का, अपना सिस्टम कौन है अब? मैन प्लस प्लैंक सिस्टम। सिस्टम कौन है? मैन प्लस प्लैंक सिस्टम, ये अपना सिस्टम है। तो बच्चों ये सिस्टम अगर है तो मैन और प्लैंक आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस होंगे, और सिस्टम के अंदर के फोर्सेस है मतलब इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। और एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें तो सिस्टम के बाहर अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई होता तो वो कौन सा होता? जो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन अप्लाई करता। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो mg होगा वो तो ग्राउंड के नॉर्मल से बैलेंस्ड है। तो अगर हॉरिजॉन्टली बात करें एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे तो फ्रिक्शन हो सकता था इन बिटवीन ग्राउंड एंड दिस प्लैंक, बट वहां पर हम लोगों ने जो बात की कि सरफेस स्मूथ है, मतलब कि फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों दोबारा से सुनिए, प्लैंक और मैन अपना सिस्टम है, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बच्चों मैंने क्लोजर टू द मैन यानी कि क्लोजर टू द हैवियर पार्ट यहां कंसीडर कर लिया है, ये कुछ है। बिल्कुल। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन है, लाइक दिस। ये वर्टिकल लाइन अपने ड्रॉ कर दी। बिल्कुल, वर्टिकल लाइन डिनोट कर दी, और ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन हमको बता रहा है। बिल्कुल बच्चों इनिशियली मैन जो था वो स्टैंडिंग पोजीशन पे था, प्लैंक रुका हुआ था, तो सेंटर ऑफ मास किस पे होगा? रेस्ट पे। और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास किस पे होगा? रेस्ट पे ही होना चाहिए। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन नहीं बदलेगा। अगर हम लोग फाइनली चेक करें तो सेंटर ऑफ मास अब भी इसी लाइन पर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अपन ने जस्ट एक लाइन बना दी कि इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। बच्चों इसको मैं स्टडी करने के लिए यहां पर ये वाली जो लाइन है इसको एज ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं। ये हो गया हमारे लिए ओरिजिन 0,0, जहां से उसने स्टार्ट किया। अब बच्चों जैसे ही ये चलना स्टार्ट होगा तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल से आपने देखा है ना कि जब भी हम लोग किसी नाव से उतर रहे होते हैं तो हम उतरते हैं बाहर की तरफ, पर नाव को हम लोग पुश कहां करते हैं? पीछे की तरफ। सिमिलरली ये मैन, जब मैन ये आगे चल रहा होगा तो इस प्लैंक को कहां पुश कर रहा होगा? पीछे। तो मैन जा रहा है आगे और प्लैंक कहां जा रहा है? पीछे। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को बच्चों यहां पर ऑब्जर्व करें तो नोटिस कीजिएगा ये मैन ने चलना स्टार्ट किया। जब मैन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है तो प्लैंक कहां शिफ्ट हो गया? पीछे की तरफ। पर गौर कीजिए सेंटर ऑफ मास जहां था अब भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द मैसिव पार्ट, तो वो अभी भी मैसिव पार्ट की साइड है और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इस सिचुएशन को अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो अब इनिशियल कंडीशन ये थी, मैन यहां पे था, सेंटर ऑफ मास यहां पे था बच्चों इस लोकेशन पे, है ना। मैन जब यहां पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास भी यही है, मतलब इसने मूव नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो बच्चों हम लोग उसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, m टोटल
डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 पार्टिकल सिस्टम है बच्चों, यानी कि मैन प्लस प्लैंक, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। तो बच्चों डेल्टा एक्ससीएम यानी कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि ये पहले भी यही था और अब भी यहीं पर है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 0 इज इक्वल टू। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। बच्चों ये ओरिजिन था, है ना, यहां पर ये प्रीवियस डायग्राम में बच्चों जो प्लैंक था, और प्लैंक कहां शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ, मान लेते हैं कितना, x। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या है ओरिजिन से, तो मैं बोलूंगा बैक साइड है ओरिजिन के, तो क्या लिखेंगे, -x। तो बच्चों इसका जो मास है वो स्मॉल m और डिस्प्लेसमेंट है -x प्लस मास ऑफ मैन इज कैपिटल M। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैन अगर यहां पे पहुंचा तो कितना चला, गौर कीजिएगा, ये जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक वो कितनी थी, L, और x पीछे शिफ्ट हो गया तो मैन का यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L माइनस x, बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया L माइनस x। बच्चों एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, ये प्रीवियस डायग्राम था, ये पूरी लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक L। अब जैसे ही मैंने यहां से वहां तक कॉर्नर तक मूव किया तो प्लैंक कहां शिफ्ट हुआ, पीछे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर यहां से देखें तो मैन कितना चला, बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी थी, L, ये x पीछे शिफ्ट हो गया तो रिमेनिंग यहां पर यहां तक ओरिजिन से मैन कितना आगे गया, L माइनस x। और सर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इसको L माइनस x लिख देंगे तो L माइनस x प्लस x टोटल लेंथ L आ गई। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस mx। बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस ml माइनस mx। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, माइनस वाली टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू L। तो x की वैल्यू आ गई ml अपॉन m प्लस m, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों हम लोगों ने बैकवर्ड डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर ली थी, इसलिए लास्ट में आंसर नहीं आया डायरेक्शन वाइज, लास्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आया। पर अगर यहां पर आप कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, इसको भी पॉजिटिव ले लेते, तो लास्ट में अपने आप आंसर जो आता वो माइनस साइन के साथ एग्जिस्ट करता। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10m। बच्चों ये बिगर ब्लॉक एक वेज है। As shown in figure, all the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant when the smaller block reaches the ground. बच्चों जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, सबसे पहली बात आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा और ये बता रखा है कि ये बिगर ब्लॉक कम अपने को बताना कितना डिस्टेंस मूव हुआ। बच्चों बिगर ब्लॉक तभी मूव होगा जब नीचे की सरफेस कैसी होगी, स्मूथ। तो आपको क्या मान के चलना है कि बिगर ब्लॉक की जो नीचे ग्राउंड है वो कैसा है, स्मूथ है। बच्चों जब ये नीचे आ रहा होगा, बताओ ये नीचे क्यों आएगा, मैंने रिलीज कर दी, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। एग्जैक्टली सर, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। क्या इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है? बिल्कुल। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है तो उसके एक कंपोनेंट था mg sin थीटा और एक कंपोनेंट था mg cos थीटा। तो बच्चों एक कंपोनेंट क्या वो कहा गया, नीचे आ गया। जब वो नीचे आया है तो 100% वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। बिकॉज बच्चों इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली रेस्ट पे था, पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, उसके कारण ये मास मूव हुआ और मास मूव होने के कारण सेंटर ऑफ मास भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज mg। अब बच्चों रही बात हॉरिजॉन्टल फोर्स की, क्या बताओ यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है सर। बिल्कुल सर। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूं, इस वेज को और इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो जो भी फोर्सेस इनके बीच है वो तो इंटरनल फोर्स हो गई। इंटरनल फोर्स डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सर। इसका मतलब उसके कारण तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर क्या ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है? बिकॉज जो फ्रिक्शन होता है वो अलोंग द सरफेस होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। जब वो है ही नहीं तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो सर क्या अपन यहाँ कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर सकते हैं, जैसा भी हम लोगों ने सीखा कि एक्स डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना होने के कारण एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और वही पॉइंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बट इन एक्स डायरेक्शन। और बच्चों वाई डायरेक्शन के लिए अपन अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज उसमें एक्स वाई डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज mg। अब बच्चों अपन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज यहां पर ये मास कैपिटल M ऊपर और 10m नीचे, अगर मैं यहां पर इसको ग्राउंड मान लेता हूं, ये ग्राउंड अपना है जो फ्रिक्शनलेस है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो छोटा डब्बा है ये नीचे आएगा। बिल्कुल। और वेज का खिसकेगा पीछे। जब वेज पीछे खिसकेगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि अब अपना जो ब्लॉक है
वो यहां आ चुका है, और इसका ये वाला जो कोना था वो पहले यहां तक था, अब वो थोड़ा सा पीछे आ चुका है। बिल्कुल सर। तो अगर बच्चों इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट तो यहां से मैच हो रहा था। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं तो ये ओरिजिन से कितना पीछे आ गया, एक्स पीछे आ गया, मान लेंगे। तो बच्चों ये एक्स पीछे आ गया ओरिजिन से। तो जो ब्लॉक है, क्या वो ब्लॉक पहले ओरिजिन के एक्स वैल्यू 0 पर ही प्लेस था? वाई की वैल्यू की बात नहीं कर रहा बच्चों में, सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। क्या इसका भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 ही होगा? वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा जो हाइट का होगा। पर जब वो डब्बा, ये छोटा डब्बा जब वो आगे आया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। तो वो कितना बढ़ गया उसकी बात कर रहा हूं। क्या टोटल वेज के जो बेस की लेंथ है वो 2.2 है? अगर ये x पीछे चला गया तो आगे की साइड कितना बचा? 2.2 माइनस एक्स। बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा 2.2 माइनस एक्स, इतना यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। तो बच्चों इस लाइन से वेज x पीछे गया, और इस लाइन से जो छोटा बॉक्स है या छोटा ब्लॉक है वो 2.2 माइनस एक्स आगे आ गया। बिल्कुल सर। तो x पीछे वेज का डिस्प्लेसमेंट और इस छोटे से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड 2.2 माइनस एक्स। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वो उसके वाई डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, मतलब वो ऊपर नीचे हो सकता है पर एक्स डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते सेंटर ऑफ मास इनिशियली हैवियर मास के साइड था, इधर ब्लॉक ऊपर था और इधर का मास ज्यादा है, तो जब वो खिसक के नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रहेगा तो इसी लाइन पर, बस इस लाइन में कुछ देर के बाद हो सकता है नीचे आ जाए, मतलब इस पोजीशन पे आ जाए। अब वो हेवियर पार्ट के पास आ गया, पर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आई कैन से टोटल मास into delta x cm is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2। तो बच्चों डेल्टा एक्स cm is 0 in the x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में ही बस वो ऊपर नीचे हो रहा है। नेक्स्ट बात, अगर ये 0 हो गया m1, मान लेते हैं m1 ये वाला मास है, तो m इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव। बिल्कुल सर। तो 2.2 माइनस एक्स, और बच्चों जो वेज है वो पीछे जा रहा है, उसका मास है 10m, तो 10m और पीछे जा रहा है तो माइनस एक्स। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 10mx हो जाएगा, उसको उधर पहुंचा देते हैं, बिल्कुल प्लस में आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो 10mx 2 पॉइंट, या फिर एक काम करते हैं इसको भी m से m काट देंगे सर, तो m इंटू 2.2 माइनस एक्स। बच्चों m से m कैंसिल कर दिया, ये बच गया 10x, यहां पर एक माइनस x है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 11x। तो 11x इज इक्वल टू 2.2 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.2। बच्चों जो x की वैल्यू 0.2 आ रही है नीचे, ये 0.2 किसका डिस्प्लेसमेंट है? वेज का डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक इन x डायरेक्शन।